ड्रीमवर्क्स की फिल्मों ने पुस इन बूट्स आई की सफलता के बाद से जो दिलचस्प उछाल देखा है और मेडागास्कर थ्योरीज को आपने जो प्यार दिया है, उसके बाद मैंने उस तरफ और वीडियो बनाने के लिए शोध जारी रखने का फैसला किया। ठीक है, एक अजीब चीज से शुरू करते हैं जो मुझे तब मिली जब मैं अपने अब तक के सबसे पागलपन भरे वीडियो में से एक पर काम कर रहा था, जिसमें मैंने खुलासा किया कि मोर्ट ने अपनी दादी को खा लिया और वह एक अंतर आयामी एलियन है। ये पता चला है कि बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण या कारण के ऑनेल हेल किंग जूलियन के एक एपिसोड में पुस इन बूट्स दिखाई देता है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। और कोई भी आश्चर्यचकित नहीं है कि मेडागास्कर के जंगल में एक स्पेनिश बोलने वाली बिल्ली है। और हाँ, ऑनेल हेल किंग जूलियन एक अजीब श्रृंखला है, लेकिन यह एक और स्तर है, क्योंकि यह हमें सीधे तौर पर बताता है कि श्रेक और मेडागास्कर का ब्रह्मांड एक ही है, जो असंभव लगता है क्योंकि मेडागास्कर हमारी दुनिया के समान ही है, लेकिन बात करने वाले जानवरों और सैन्य हथियारों के साथ पेंगुइन के साथ, जबकि श्रेक परिकथाओं और जादू और विशाल दीवा कुकीज और हर जगह ड्रोंकीज की दुनिया है। इसलिए मैंने कुछ शोध किया। कई थ्योरीज हैं और मुझे मल्टीवर्सल सिद्धांत के कई उल्लेख मिले, क्योंकि ड्रीमवर्क्स श्रृंखला में यह एक ऐसा विषय है जो समय समय पर सामने आता है। लेकिन आज का वीडियो उस बारे में नहीं है। आज का वीडियो अज्ञात और पागल लेकिन बहुत ही रोचक ड्रीमवर्क्स सिद्धांत के बारे में है। एक सिद्धांत जो सभी ड्रीमवर्क्स फिल्मों को इस तरह जोड़ता है जैसे कि वे एक विशाल ब्रह्मांड की कहानी हो, पिक्सर सिद्धांत के समान, लेकिन सैन्य हथियारों के साथ, पेंगुइन में 400% की वृद्धि के साथ। इसकी शुरुआत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है ना? हमारी लाइन का सबसे पहला बिंदु क्रूज है, जहां हम इस दुनिया में जीवन की उत्पत्ति देखते हैं। यह सबसे छोटा अध्याय है, क्योंकि यह केवल यह उजागर करने का ध्यान रखता है कि यह ग्रह हमारे ग्रह के समान है। हमारे महाद्वीप भी ऐसे ही हैं, जहां मेडागास्कर या कुंग फू पांडा जैसी फिल्में अंततः बनेंगी। लेकिन एक और भी सूक्ष्म परिवर्तन है जो वीडियो के आगे बढ़ने के साथ प्रासंगिक होता जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जानवर अपने वास्तविक समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक सचेत साबित होते हैं। कच्चे चित्र हमें मानव प्रजाति की उत्पत्ति दिखाते हैं, जो आगे चलकर प्रमुख प्रजाति बन गई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मनुष्य भी अंततः हमारे जैसे ही मार्ग पर चलेंगे और यूरोप पहुंचेंगे, जहां कई वर्षों बाद स्कैंडिनेविया में अपने ड्रैगन को प्रशिक्षित करने की गाथा घटित होगी। यहाँ हम ड्रैगन प्रागैतिहासिक पशु विकास को देखते हैं, जिसे हम कच्चे रूप में देखते हैं, और एक प्रारंभिक मानव सभ्यता के साथ उनका संबंध। जाहिर है कि महाद्वीप से महाद्वीप की यात्रा करने वाले मनुष्यों के साथ हम अंततः अमेरिका, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका पहुंचेंगे, जहां श्रेक होता है। शायद, मेरा मतलब है बहुत बहुत दूर, स्पष्ट रूप से हॉलीवुड है, और श्रेक दवाई में श्रेक से पूछा जाता है कि क्या वह यूरोप से आता है। एक बहुत अच्छा सिद्धांत यह भी है कि श्रेक अंग्रेजी पौराणिक कथाओं के पौराणिक परिभूमि एल्फिम में होता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक दूर की भूमि है। सबसे अधिक संभावना उत्तरी अमेरिका है, जो उसी दुनिया में एक दूर की जगह के विकास को दर्शाता है जिसे हमने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में देखा था। अब यह पूरी तरह से दूर की बात लग सकती है, जब तक कि हम कुछ दिलचस्प विचारों को न लें। उदाहरण के लिए, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के पहले टेप में ट्रोल और ग्नोम का संदर्भ दिया गया है, जो आदिम संस्करण भी हो सकते हैं, या यहाँ तक कि वही भी हो सकते हैं जिन्हें हम ट्रोल में देखते हैं। ग्नोम और ट्रोल जादुई प्राणी हैं, जो श्रेक की दुनिया में सामान्य हैं। लेकिन शायद सबसे मजबूत सुराग ये है कि यह समान दुनिया में होता है। श्रेक का ड्रैगन है, क्योंकि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की तीसरी किस्त में छिपी दुनिया अटलांटिक महासागर पर आधारित है। इस तथ्य के अलावा कि यह हमारे सामने आया है कि अधिकांश ड्रैगन पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, जो इन प्राणियों के अधिकांश नॉर्डिक विकास के अनुरूप है, जबकि इनमें से कुछ संख्या पश्चिम यानी उत्तरी अमेरिका में पहुंची, जहां ड्रैगनेस एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होगी, और बिल्कुल उसी तरह का प्राणी जो किंवदंती बन जाएगा। अब यहाँ एक विवरण है जो रेडिट उपयोगकर्ता सोबुसॉक्स ने दिया है। बहुत सी अजीब चीजों को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं लगती हैं, जैसे कुंग फू पांडा, जिसमें चीन को केवल बात करने वाले जानवरों, जादुई हमलों, एक पूरी तरह से अलग धर्म के साथ अपने स्वयं के स्वर्ग और नरक से भरा हुआ दिखाया गया है। और फिर से फरी, बहुत सारे फरी। यह अवधारणा महाद्वीपीय जादू है, जो यह समझाती है कि जादू एक ऐसी अवधारणा है जो मौजूद है, लेकिन अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट करती है। जानवरों को बात करने देने जैसी सरल चीजों से, या अधिक शक्तिशाली तरीकों से, जैसे कि ड्रैगन योद्धा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ची, या यहाँ तक कि पूरी दुनिया जहाँ श्रेक और पुस इन बूट्स रहते हैं। इस तरह, उदाहरण के लिए, क्रूड्स जैसा एक पूरी तरह से मानव समाज अफ्रीका में एकमात्र सोचने वाला प्राणी है, जबकि उत्तरी अमेरिका में बुद्धिमान प्रजातियां सह अस्तित्व में हैं, या चीन में जानवर प्रमुख प्रजातियां हैं। लेकिन यह विविधता लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जल्द ही एक प्रजाति दूसरों से ऊपर उठ जाएगी। जैसे जैसे मानवता तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है, वह धीरे धीरे खुद को अधिक आकर्षक प्रजाति के रूप में देखने लगी है, विशेष रूप से उन अंतर्ग्रहीय संस्थाओं के रूप में जो हमसे अधिक उन्नत हैं।
हाँ, हम एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं जो राक्षसों बनाम एलियंस से शुरू होता है, जो हमें लापता खड़ी से परिचित कराता है। उदाहरण के लिए एक अजीब हरा प्राणी जो उस समय के दौरान जम गया हो सकता है जब जादुई प्राणियों का उत्तरी अमेरिका पर प्रभुत्व था। यह क्वांटोनियम का भी परिचय देता है, वह अजीब खनिज जो धरती पर गिरा और हमारे नायक को एक विशाल सफेद बालों वाले प्राणी में बदल दिया। और यह बहुत दिलचस्प है कि एक खनिज जो जीवित प्राणियों को बदल देता है और जो क्षुद्र ग्रहों में पाया जा सकता है, पेश किया गया है। खासकर इसीलिए क्योंकि ड्रीमवर्क्स सिद्धांत के संदर्भ में ये एक और बहुत ही पागल सिद्धांत के लिए ईंधन है, क्योंकि हमारे ग्रह के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी दुनिया का भी सामना कर सकते हैं जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए, लेकिन जो उल्का पिंड गिरा वह क्वांटोनियम था और उसके प्रभाव ने जानवरों के अधिक रंगीन संस्करण बनाए, जैसे कि क्रूड्स में देखे गए, या बस कई को अलग अलग क्षमताओं से संपन्न कर दिया जिसे अन्य लोग जादुई मान सकते हैं। शायद यह शुद्ध अटकलबाजी है, लेकिन यह निश्चित रूप से दिलचस्प और आश्चर्यजनक रूप से सुविधाजनक है। मॉन्स्टर्स बनाम एलियंस हमें ड्रीमवर्क्स सिद्धांत से एक आखिरी कनेक्शन देता है, इसके खलनायक गैलेक्सर के साथ और एक अन्य चरित्र के साथ इसका अजीब रिश्ता। मेगामाइंड हमेशा की तरह रहस्यों से भरी एक फिल्म है। सुपर हीरो की उत्पत्ति क्या है? मेगामाइंड किस प्रजाति का है? क्या म्यूजिक मैन ने एक कलाकार के रूप में अपने जीवन में सफलता हासिल की, या उसने एक भी एल्बम नहीं बेचा? ये रहस्य हैं जिनके बारे में हम भविष्य में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आइए एक दिलचस्प बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, और वह यह है कि फिल्म यह नहीं बताती है कि कोई भी विशालकाय सिर वाले नीले आदमी से क्यों नहीं डरता, जैसे कि ऐसा कोई पहले भी आ चुका हो। गैलेक्सर जैसा कोई व्यक्ति जो अपने मिशन में भी विफल रहा, जो बताता है कि नागरिक उससे क्यों नहीं डरते और उसे एक शिशु जेल में क्यों छोड़ दिया गया, जो तकनीकी रूप से मॉन्स्टर्स बनाम एलियंस को मेगामाइंड का एक प्रकार का प्रीक्वल बनाता है। यहाँ हमारा अंतिम बिंदु होम मूवी है, अंतिम प्रमाण की, ठीक है, अब एलियंस हैं। जब हम इन सब बातों पर विचार करते हैं तो कहानी अभी भी सुसंगत लगती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी तक उस हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं जहां यह अजीब हो जाती है। आप देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक विशेष विषय को साझा करती हैं, और यदि आप उन्हें एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो वे हमें एक कहानी बताती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन यह उन चीजों में से एक है जिसे यदि मैं जोर से कहूँ तो मैं पूरी तरह से पागल लगने लगता हूँ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब मैं यह कहने का प्रयास करूँ तो कृपया खुले दिमाग से सुने। इस सिद्धांत के साथ मेरी दूसरी बड़ी समस्या इन दोनों वॉलेस और ग्रोमिट से संबंधित है। मेरा मतलब है, किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है, लेकिन यह देखते हुए कि उनके पास ड्रीमवर्क्स के साथ एक फिल्म है, हमारे लिए चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। साझा ब्रह्मांड को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब यह होगा कि वैलेस और ग्रोमिट ने जो कुछ भी किया है वह कैनन है, जिसका यह भी मतलब है कि मेगामाइंड, क्रूड्स और मेडागास्कर के जानवर इधर उधर भाग रहे थे जबकि ये लोग अंतरिक्ष में जा रहे थे, जो सही प्रतीत नहीं होता। खासकर अगर हम यह स्वीकार कर लें कि फिल्म का कथानक वैलेस को एक विशालकाय रोएदार जानवर में बदल देने पर आधारित है और इन फिल्मों में होने वाली सभी अद्भुत अजीब चीजों को इसमें जोड़ लें। मेरा मतलब है, मूल रूप से वैलेस और ग्रोमिट ड्रीमवर्क्स से भी नहीं है, इसलिए हम उन्हें पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे सिद्धांत के इस अध्याय का बहुत अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। वैलेस और ग्रोमिट के जरिए हम इस दुनिया में जानवरों के विकास को देख पाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सचेत और बुद्धिमान होते जा रहे हैं, जैसा कि ग्रोमिट के मामले में स्पष्ट है, और यह हमें सामान्य ड्रीमवर्क्स ब्रह्मांड में ले जाता है। हम चींटियों में विभिन्न प्रजातियों को बुद्धिमानी से संवाद करते और अपने समाज का प्रबंधन करते देखते हैं, और हम ओवर द हेज में जानवरों को अन्य प्रजातियों के बीच भी एक बड़ा समाज बनाते हुए देखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह देखना है कि यह कैसे विकसित होता है। शार्क टेल या फ्लश्ड अवे में विशाल जटिल आबादी में बदल जाता है और दिखाता है कि ये जानवर फिर से उसी स्तर पर पहुंच रहे हैं जो वे प्राचीन चीन में थे। मानो ये जादू उस दुनिया में फिर से जन्म ले रहा है जो इसे बहुत पहले भूल चुकी है। और शायद इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बी मूवी। और नहीं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। कहानी के इस भाग के दौरान जानवर अंततः मनुष्यों के साथ मौखिक रूप से संवाद करते हैं, इस बिंदु पर पहुंचते हुए कि एक मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए गए। हमारे पास एक बहुत ही अजीब परीक्षण था जो पशु अधिकारों के लिए एक विशाल मिसाल बन गया, और यहाँ तक कि कई जानवर और कीड़े भी समाज के सदस्य बन गए। मच्छर इस ब्रह्मांड का एकमात्र अच्छा आदमी है जो अंततः संपूर्ण ड्रीमवर्क्स जगत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक का उत्तर देगा कि उन्होंने फार्मूला 1 में घोंघे को दौड़ में भाग लेने की अनुमति क्यों दी। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो अब भी ऐसा सोचता है। खैर, यह पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में जानवरों में मानवीय गुण होते हैं, इसलिए मेडागास्कर 3 में किसी को भी जानवरों द्वारा संचालित सर्कस देखना अजीब नहीं लगा। और फिर हम इस सब के चरम पर पहुंचेंगे जहां हम एक ऐसे पपी को देखेंगे जिसने इंसानों की तरह सोचना सीखा है, अपने आविष्कारों से लोगों की कल्पना को वापस लाया है, जिन्हें हम अन्य फिल्मों में भी जोड़ देते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो बोलता है और अपनी कंपनी चलाता है, या एक शिक्षक जो रातों रात सुपर हीरो बन जाता है।
ऐसा लगता है कि दुनिया से जो जादू गायब था वह धीरे धीरे वापस आ रहा है। फिलहाल हम ड्रीमवर्क्स फिल्मों में एक नई जादुई सुबह देख रहे हैं, जिनमें से कई में राक्षसों को वास्तविक दुनिया के सामने प्रकट होते हुए दिखाया गया है। जैसे कि अबोमिनेबल में, जहां एक यति को चीन में रहने के लिए वापस लौटना पड़ता है, एक ऐसी भूमि में जिसके बारे में हम जानते थे कि वहां एक मजबूत जादुई उपस्थिति थी और अब उस पर मनुष्यों ने कब्जा कर लिया है। शायद अब तक की समय रेखा में सबसे दूर का बिंदु द बैड गाइज है, जहां मनुष्यों और जानवरों के बीच सह अस्तित्व इतने उन्नत स्तर पर पहुंच गया है कि हम उन्हें सबसे सांसारिक गतिविधियों में भी साथ साथ देख सकते हैं, बिना किसी के कुछ कहे, जो हमें दिखाता है कि यह दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। अब सबसे दिलचस्प बात और कुछ ऐसा जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखता है, वह है रूबी गिलमैन टीनेज क्रैकन की आगामी रिलीज, जो हमें आखिरकार वह क्षण दिखा सकती है जब आधुनिक मनुष्य उन जादुई प्राणियों की खोज करते हैं जिन्हें उन्होंने सालों से भगाया है और अब उनके बीच रहते हैं। शायद एक ऐसा मध्य मार्ग भी मिल जाए जहां वे सभी सह अस्तित्व में रह सकें, जैसा कि उन्होंने समय की शुरुआत में राक्षसों और ड्रैगन के साथ किया था, और आखिरकार इस दुनिया में जादू वापस ला सके जो बहुत पहले वापस आना चाहता था। मुझे लगता है कि यह सब इस सिद्धांत को एक सुंदर अंत दे सकता है, एक जादुई दुनिया की कहानी जो अंततः उस स्थिति में लौट रही है जो उसे हमेशा से होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारे पास अच्छी चीजें नहीं हो सकती हैं, इसलिए अभी भी एक बहुत बड़ा विवरण है जो उस सवाल का जवाब दे सकता है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत से ही हर कोई सोच रहा है। ओनल हेल्किंग जूलियन में पुस इन बूट्स का अंत कैसे हुआ? अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ड्रीमवर्क्स में वे अजीब हैं, बहुत अजीब। इसका स्पष्ट प्रमाण वह वीडियो है जिसमें मैं मोर्ट, विवा किंग जूलियन श्रृंखला और हमारे पसंदीदा पैरों से प्यार करने वाले लीमर पर लोड की गई सभी अजीब चीजों के बारे में बात करता हूँ। इसलिए हम उस श्रृंखला में पुस इन बूट्स को यह कहकर समझा सकते हैं कि यह अजीब है और बस। लेकिन उनके पास हमेशा जो कुछ भी वे करते हैं उसके लिए एक औचित्य होता है, और यह कोई अपवाद नहीं है। टू मेनी कैट्स एपिसोड में, जो कि एडवेंचर्स ऑफ पुस इन बूट्स के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य श्रृंखला के 5वें सीजन का 5वां एपिसोड है, पुस अपने वैकल्पिक संस्करणों से मिलता है जो एक जादू की बदौलत आते हैं, जो ओनल हेल्किंग जूलियन में हुई किसी चीज के समान लगता है। इसके लिए धन्यवाद। सबसे तार्किक व्याख्या यह है कि यह समय यात्रा करने वाला पुस इन बूट्स नहीं है जो मेडागास्कर में समाप्त हो गया, या कि मेडागास्कर और श्रेक एक ही युग में होते हैं, लेकिन यह इस बिल्ली का एक वैकल्पिक संस्करण है। और हाँ, ये तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन इससे मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि होती है। इससे यह भी पता चलता है कि अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि यह किसी दूसरे ब्रह्मांड में होती है, लेकिन इससे चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। आज हमने जो सुंदर कहानी सुनाई है उसे नुकसान पहुंचता है और उस भयानक माइग्रेन को वापस ले आता है जो वेलिस और ग्रोमिट वाली बात को देखने के बाद शुरू हुआ था। अब क्या मैं गंभीरता से यह मानता हूँ कि ड्रीमवर्क्स के सभी लेखकों और निर्माताओं ने पहले दिन से ही एक साझा ब्रह्मांड की योजना बना ली थी और इस क्रैकन लड़की की फिल्म में छिपी कथा को हमारे सामने लाने के लिए हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक है जो मैंने कुछ समय में पढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यह बहुत समय से अपेक्षित था कि कोई इस बारे में बात करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।